आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 108वें भाग दरबार गढ़ में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 11 दिन की मंजिल पूरी कर अमीर अपने लाव लश्कर सहित अनहिल्लपट्टन पहुंचा, जहां उसका सेनापति मसूद गुरु अलबरूनी वजीर अब्बास के साथ उपस्थित था। पाटन से नगरपाल चंड शर्मा ने नगर द्वार पर उसकी अभ्यर्थना की और आदर सत्कार से उसे दरबारगढ़ में ले आए। दरबारगढ़ में आकर अमीर ने एक दरबार किया और नगर में अपने नाम की आन फेर कर ढिंढोरा फिराया कि प्रजा की जान माल का हिंदू राज्य की भांति रक्षण होगा। सब लोग हाट बाजार खोलें और अपने अपने काम रोजगार में लगें। यद्यपि ये ढिंढोरा चंड शर्मा के उद्योग का परिणाम था और इससे नगरजनों की घबराहट कुछ कम हुई, परंतु अमीर के बर्बर सैनिकों ने बाजार में अंधेरगर्दी मचा दी। वे चाहे जिसकी जो वस्तु उठा ले जाते थे, मूल का पैसा नहीं देते थे। गृहस्थियों के घरों से गाय बकरी भेड़ खोल ले जाते और काट पीट कर हणिया चढ़ाते। कोई बहू बेटी अपना द्वार नहीं खोल सकती थी। लोगों ने अपना धन रत्न भौरों में दबाकर छिपा दिया था। बहुत कम दुकानें खुलती, बहुत कम कारोबार होता था। चंड शर्मा उधर अमीर का मिजाज संतुलित रखते, इधर नगरजनों को शांत रखते। उनकी नीति नगर की कम से कम हानि उठाकर अमीर को पाटन से बिना लड़े भिड़े निकाल बाहर करने की थी। अमीर अब लड़ने के मूड में न था। उसकी सेना थक गई थी और बल बिखर गया था। अपनी मुहिम वो पूरी कर चुका था और अब केवल अपनी थकान उतार रहा था। फिर प्यार के घाव से भी वो पीड़ित था। जिस शोभना को वो चौला देवी समझे हुए था, वो अभी तक अपना भेद छिपाए हुए थी। उसको डेरा राजमहलों में ही दिया गया था और दर्जनों दास दासी उसकी सेवा में नियत किए गए थे। वो उससे मिलने को छटपटा रहा था, पर शोभना ने कहला भेजा था, आप यदि तलवार हाथ में लेकर आते हैं तो आप अपने और मेरे मालिक हैं। अब चाहे आइए, परंतु यदि मेरी धर्म मर्यादा कायम रखना चाहते हैं तो मैं देवानुष्ठान कर रही हूं। मेरी इच्छा है, जब तक भारत भूमि पर आप हैं मेरे निकट न आइए। आपके मुल्क में मैं आपका दिल से स्वागत करूंगी। महमूद गर्म खून का युवक न था, प्रौढ़ पुरुष था। शोभना का अनुरोध उसने सादर स्वीकार कर लिया और वो विरह की मीठी अनुभूति करता रहा। फिर भी वो प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम अपना खास गुलाम उसके पास भेजकर उसकी खैराफियत मंगा लेता था। चंड शर्मा अत्यंत प्रच्छन्न भाव से आबू से अपना संबंध स्थापित किए हुए थे। वे सिद्ध स्थल में दुर्लभ देव की एक एक गतिविधि को देखभाल कर उसका रत्ती रत्ती हाल विमल देव शाह को भेज रहे थे। उन्हें यहाँ अमीर के आते ही पता लग चुका था कि सोमनाथ की देवदासी चौला देवी अमीर के साथ है और अमीर ने उसे एक राजरानी की भांति पाटन के राजमहलों में रख छोड़ा है। यद्यपि उन्हें चौला देवी का विस्तृत हाल ज्ञात नहीं था और ये भी वो नहीं जानते थे कि महाराज भीमदेव के साथ उसका गुप्त विवाह हो गया है, परंतु गुप्तचरों से उन्हें इतना ज्ञात हो गया था कि चौला देवी खंभात में थी और वहां के दुर्ग से अमीर ने उसे प्राप्त किया है। महाराज भीमदेव साकुशल आबू पहुंच चुके थे, परंतु उन्होंने भी चौला देवी के संबंध में चंड शर्मा को कुछ न लिखा था। इसलिए अधिक तो नहीं, पर आंशिक रूप से वो चौला देवी के संबंध में कुछ जिज्ञासा अवश्य रखते थे और उन्होंने अपनी एक गुप्तांख निश्चित रूप से उस नकली चौला देवी पर स्थापित कर रखी थी। जो हिंदू दासियां यहाँ शोभना की सेवा में रखी गई थीं, वे सब चंड शर्मा द्वारा ही भेजी गई थीं। अमीर चंड शर्मा को अपना अनुगत कर्मचारी समझकर पाटन में अपनी सब आवश्यकताओं को चंड शर्मा के द्वारा ही पूर्ण कराता था और इसी कारण 1 दर्जन से भी अधिक दासियां चंड शर्मा को चौला रानी के पास पहुंचानी पड़ी थी। परंतु शोभना ने इन दासियों के सम्मुख भी अपना भेद खोला नहीं था और वे नहीं जानती थी कि उनकी स्वामिनी कौन है। वे यही जान पाई थी कि वो
सोमनाथ महालय की नर्तकी है जो अमीर की प्रतिष्ठित बंदनी है। चंद्र शर्मा भी इतनी ही बात जान पाए थे। अलबत्ता उन्होंने उसका नाम भी जान लिया था और अपने गुप्त संदेश में ये संदेश भी आबू भेज दिया था कि अमीर के साथ चौला नाम की सोम महालय की एक नर्तकी भी बंदनी है, जिसे उसने रानी की भांति दरबारगढ़ के जनाने राजमहल में ठाट भाट से रखा हुआ है। इस प्रकार पाटन में अमीर की सवारी को आए केवल 3 ही दिन व्यतीत हुए थे कि इतने ही काल में पाटन नई नई हलचलों से भर गया था। चंद्र शर्मा बहुत व्यस्त हो उठे थे। उन पर दोहरा भार था। वही पाटन की कूटनीति के एकमात्र संचालक थे। उनका बहुत समय अमीर की सेवा में व्यतीत होता था। उन्होंने अमीर के सब सुख साधन जुटाकर उसे प्रसन्न कर लिया था और अब वो नगर व्यवस्था संबंधी सारी ही बातें चंद्र शर्मा ही की अनुमति से करता था। एक प्रकार से वो चंद्र शर्मा पर निर्भर था। 2 दंड रात्रि जा चुकी थी। चंद्र शर्मा गढ़ से अमीर को आखिरी सलाम करके लौटे थे। उन्होंने देखा एक सवार उनके पीछे घोड़ा दौड़ाता चला आ रहा है। उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया। पास आने पर देखा वो एक तुर्क सवार है। चंद्र शर्मा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मुझे अमीर नामदार ने हुक्म दिया है कि मैं आपका हमराह रहकर हिफाजत से आपको आपके घर पहुंचा दूं। इससे सेवा में हाजिर हो रहा हूं। मुझे डर क्या है? मुझे तो तुम्हारी कुछ भी जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। आप दोहरी चाल चल रहे हैं और खतरे से बेखबर हैं। चंद्र शर्मा सिपाही के मर्म भेदी वाक्य सुनकर घबराए। उन्होंने कहा, दोहरी चाल से तुम्हारा क्या मतलब है? आप घर चलिए, वहीं कहूंगा। यहीं कहो। चंद्र शर्मा ने म्यान से तलवार निकाल ली। पर तुर्क सरदार ने हंसकर कहा, इसकी क्या आवश्यकता है शर्मा जी? चलिए, घर चलिए। मुझे आपसे कुछ खानगी बातचीत करनी है। शर्मा जी अपनी उत्तेजना पर लज्जित हुए। तलवार म्यान में रखकर बोले, देखता हूं तुम कोरे सिपाही ही नहीं हो। सच पूछिए तो मैं भी दुरंगी चाल का शौकीन हूं। सवार ने एकदम अपना घोड़ा शर्मा जी के घोड़े से सटा दिया। फिर सिर का कुल्लेदार साफा हटाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। चंद्र शर्मा ने चमत्कृत होकर कहा, अरे मेहता, तुम कहाँ? चुप रहिए, और बातचीत घर में होगी। और वे दोनों तेज चाल चलकर घर पहुंचे। चंद्र शर्मा ने घर का द्वार बंद करना चाहा। मेहता ने कहा, तुर्की सवार को घर में घुसाकर द्वार बंद करना ठीक नहीं है। मेरा घोड़ा पकड़ने को किसी को बुलाइए, वही द्वार की देखभाल करेगा। इस बीच हम बात कर लेंगे। चंद्र शर्मा ने ऐसा ही किया। दामू मेहता ने संक्षेप में सारा हाल सोमनाथ के पतन तथा गंदावा दुर्ग और खंभात का सुनाया। चंद्र शर्मा ने सुनकर एक बूंद आंसू गिराकर कहा, अब इस स्वांग का क्या अभिप्राय है? बंदियों की रक्षा। इस समय बंदियों की मुक्ति ही सबसे महत्व की बात है। 1 लाख के ऊपर निरीह नर नारी नारकीय वेदना भोग रहे हैं। उन्होंने अपनी तलवार की कहानी चंद्र शर्मा को सुनाकर कहा, इसकी बदौलत मैं नाना भेष धारण करके बाहर भीतर सर्वत्र जा सकता हूं और अमीर से सबसे बड़ा अनुरोध भी कर सकता हूं, परंतु मेरा आत्मसम्मान इसमें बाधक है। मैंने कभी उससे अनुरोध किया भी नहीं, करूंगा भी नहीं। अपनी बुद्धि बल पर ही इस दैत्य का सर्वनाश करने की चेष्टा करूंगा। तो मेहता, अब हम तुम 1 और 1 11 हैं। चिंता न करो। इस गजनी के दैत्य का गुजरात से निस्तार नहीं है। यहां वो चूहेदानी में चूहे की भांति फंसा है। परंतु चौला रानी, मेहता ने शोकपूर्ण स्वर में कहा, उसका क्या होगा? कौन? वो देवदासी? आप नहीं जानते चौला रानी की दुर्भाग्य कथा। फिर संक्षेप में मेहता ने सब कथा कहकर कहा, वो गुजरात की महारानी है। अमीर के हाथ उसका पड़ना बड़ा भारी दुर्भाग्य शर्मा जी। पर मुझे जो सूचना मिली है उसके आधार पर वो अपनी वर्तमान स्थिति में बहुत खुश है। क्या उसने महाराज भीमदेव को एक बारगी ही भुला दिया? कैसे विश्वास करूं? चौला रानी की भावुक प्रेम भावना मैंने देखी है। महाराज के लिए उसका वैकल्य भी मैंने देखा है। मैं जानता हूं महाराज जब सुनेंगे सहन न कर सकेंगे। पर ये हो क्या गया? मेहता ने बेचैनी से कहा। परंतु शोभरा रानी के समर्थ चक्र का वे दोनों गुजरात के कूटनीतिज्ञ चक्कर काटकर भी पार न पा सके। चंद्र शर्मा ने सखेद वाणी से कहा, अब मैं इस संबंध में और भी छानबीन करूंगा मेहता। वहां सभी दासियां मेरी विश्वास भाजन हैं। चौला रानी को प्रत्येक मूल्य पर अमीर के पंजे से निकालना होगा, और यदि वो धर्मभ्रष्ट हुई है तो उसे दंड पाना होगा। ये गुजरात की रानी की मर्यादा का प्रश्न है। इसे यों ही नहीं जाने दिया जाएगा। निस्संदेह, मेहता ने कहा। फिर दोनों ने आवश्यक परामर्श किया और मेहता उसी वेश में बाहर आकर धीरे धीरे अमीर की छावनी की ओर चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के
108वें भाग दरबार गढ़ में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।